इस वक्त मई के गोरेगांव सिद्धार्थनगर में ये पतरा चौल में है। कुछ भीख नहीं मांग रहे। हमारा खुद का जो घर है वो हमें मिलना चाहिए। क्या आज तक का शासन प्रशासन सब सोता रहा? हम तो रोते रहे। संजय राउत अब ईडी की गिरफ्त में है। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पतरा चौल की क्या हकीकत है वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त मई के गोरेगांव सिद्धार्थनगर में ये पतरा चौल में है। इसी पतरा चौल की आपको बताइए 47 एकड़ में फैला ये पतरा चौल में 672 टेनेंट रहते थे। इस चाल को डेवलपमेंट करने का काम महाडा को दिया गया था। महाडा को उसको डेवलपमेंट करके उन लोगों को ये ज़मीन जगह देनी थी फ्लैट बनाकर, लेकिन ऐसे में उन टेनेंट को जगह न देकर 1038 करोड़ का घोटाला जो है संजय राउत ने किया है। आपको बता दें इस घोटाले की हकीकत में, जिसमें प्रवीण राउत जो उनके करीबी माने जाते हैं, उन्होंने गुरु आशीष नाम की एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के अंदर से उन्होंने बिल्डरों को जो है कहीं ना कहीं इसमें उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम दिया था। आपको बता दें जो ये कंपनी के ज़रिए उन्होंने जो फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, जिसमें 8 जो बड़े बिल्डर हैं उनको ये ज़मीन जो है 47 एकड़ की ज़मीन जो है वो उन्होंने बेच दी है। और ऐसे में आपको बताएं इसी को लेकर जो है महाडा ने अब 2018 के करीब में उन्होंने FIR दर्ज किया था EOW को, और ऐसे में इस दर्ज के बाद जो है अब EOW इसकी जांच कर रही थी। संजय राउत के जो करीबी जो माने जाते हैं प्रवीण राउत और सुनील राउत जो है इस पूरे मामले में उनका नाम सामने आ रहा है। इसमें SDIL के जो सारंग वाधवन, राकेश वाधवन के साथ ये कंपनी को निर्देशक किया गया था। इसमें PMC बैंक के ये घोटाले में भी ये भी मुख्य तौर पर आरोपी थे। प्रवीण राउत को कोर्ट ने ज़मानत तो दे दी थी, लेकिन इसके बाद से जो है PMC बैंक घोटाले के मामले में प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था। आपको बता दें इसमें जो है इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत की पत्नी जो है वर्षा राउत ने भी 55 लाख रुपए की जो जगह थी उसमें पैसे की लेन देन की थी, जो दादर का फ्लैट है, लेकिन बैंक से यह बिना किसी लोन के ही ये पास हुआ था। बैंक से ये 55 लाख रुपए वर्षा राउत ने दादर का जो फ्लैट था उसे खरीदा था। इस फ्लैट की सिलसिले को ईडी जो है वर्षा राउत से भी पूछताछ कर रही थी। तो आपको बता दें जो ये पतरा चौल है, इस पतरा चौल में जो है उन टेनेंट को अब तक कोई भी जगह नहीं मिला है, और ऐसे में जो है संजय राउत ने इस पूरे घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको हम बता दें इस टेनेंट के जो लोग हैं वो अभी भी लगभग 14 साल हो चुके हैं। 14 साल के करीब बीत जाने के बाद उन्हें इंसाफ की गुहार है। वो चाहते हैं कि उनको उनका निवास स्थान मिले, लेकिन अब तक नहीं मिला है। और इसी पूरे मामले को लेकर जो है संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है। और ऐसे में अब देखना यह है कि संजय राउत कितने दिन तक जेल में रहते हैं और पतरा चौल के लोगों को क्या इंसाफ मिल पाएगा। 2017 में 1038 करोड़ का घोटाला करने वाले संजय राउत अभी ईडी की गिरफ्त में हैं, लेकिन 75 सालों से उस पतरा चौल में रहने वाले रहवासी मेट्रो मुंबई के साथ में जुड़े हैं। वो उनकी कई तकलीफ़ें हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि जब उस चौल को डेवलपमेंट करके उन्हें एक नया आशियाना मिलेगा तो उस नए आशियाने में उनका परिवार रहेगा। तो वो परिवार वो के लोग हमारे साथ हैं वो घर पे। आप क्या काम करते हैं, आपका क्या नाम है और कितने सालों में आप पतरा चौल में रहते हैं? मैं बॉर्न यहीं पे हूँ। मेरा नाम संतोष शांताराम माने हैं, और गए 14 साल से हम लोग घर के बाहर हैं। और हर एक घर में एक बुज़ुर्ग आदमी है, उनकी ऐसी ख्वाहिश थी अपने नए घर पे जल्द से जल्द जाएंगे, पर ऐसा नहीं। आज मेरी मम्मी ऑफ हो गई। आज उनकी काफ़ी समय से उनकी ख्वाहिश थी कि अपने नए घर पे जाके घर बसाएंगे। मेरे जैसे ऐसे कई परिवार हैं, 672 टेनेंट्स है, उनके घर पे ऐसे कई बुज़ुर्ग लोग हैं, वो चले गए, गुज़र गए। अभी ये कब तक चलेगा? और सरकार कौन सी सरकार हमें न्याय देगी, हमें देखना है। हमारा खुद का जो हम कुछ भीख नहीं मांग रहे। हमारा खुद का जो घर है वो हमें मिलना चाहिए, और हमारा भाड़ा भी मिलना चाहिए, ताकि आसानी से गुजारा होए। क्योंकि अभी
रेंट में हम लोग रहते हैं 15,000 16,000 17,000 रेंट चल रहा है गोरेगांव में। एक महीना भी एक हफ्ते का भी लेट होगा तो मकान मालिक किराए के लिए बहुत परेशान होता। आपकी आंखों में आंसू हैं, वो तकलीफ़ें हैं। आपने माताजी का जिक्र किया, वो चाहते थे कि अगर वो घर बन जाता उसी वक्त, अगर ये घोटाला नहीं होता तो ज़रूर वो घर में रह सकती थी, और कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया है। आपको उम्मीदें अभी भी हैं। कितने मतलब समय से आप अभी किस जगह पे रह रहे हैं, और अभी क्या काम करते हैं आपको, और आपकी क्या मांगे हैं अभी? सर अभी देखो, फिक्स तो कोई रखता नहीं है। 3 साल के ऊपर, 1 साल इधर 1 साल इधर 2 साल उधर, ऐसे हम लोग गुजारा करें। पूरा सामान की पूरा वाट लग जाती है शिफ्टिंग में। कुछ नया ख़रीदना है वो ख़रीद नहीं सकते, खुद का घर नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतें दी है। बच्चे लोग की पढ़ाई है। दर्द है, तकलीफ़ें हैं, वो बयां कर रहे हैं। वो दर्द तकलीफ़ें आप आंसुओं के ज़रिए आप देख रहे हैं। ऐसे दूसरे टेनेंट हमारे साथ में हैं। आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं, और आपकी क्या मांगे रही हैं? क्योंकि घर अब तक तो नहीं मिल पाया है, लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं ज़रूर आपको होंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे, हमारे पिताजी थे जब भी उनकी शादी हुई थी तभी आए थे। मतलब अब मेरा बेटा जो है 20 साल का है। मतलब ये तीसरी पीढ़ी हमारी जो है यहाँ पे रह रही है, और बड़ी उम्मीदों से ये पतराचाल के रहवासियों ने माड़ा बिल्डर और हमारी जो उस वक्त की जो सोसाइटी थी, इन पे विश्वास रख के ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उनको सुपुर्द किया था। 48 एकड़ की ये ज़मीन हमने खाली की थी, तो एक उम्मीद रखी खाली की थी कि हमको अच्छे घर मिलेंगे। बराबर पतराचाल मैंने इस जो घर ऐसे थे, उस चाली में दीवारें भी पतरे की थी और छत भी पतरे का था, इसलिए इसको पतराचाल कहते थे। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया तो सबको लगने लगा कि अपने को भी अच्छे घर मिलने चाहिए, क्योंकि परिवार बढ़ते गए तो जगह कम पड़ने लगी। उसके बाद 26 जुलाई का जो प्रलय आया था बारिश का, पानी का, उस वक्त कई चालें तो पूरी पानी के नीचे 100% थी। ऐसे कोई इलाके, तो ये इस वसाहत का पुनर्विकास होना ज़रूरी था। तो हम लोगों ने बड़े विश्वास से इनके ऊपर ये सौंपा था। लेकिन माड़ा के अधिकारी और हमारे सोसाइटी उस वक्त की, इन्होंने मिलके बिल्डर को हाथ में पकड़ के बिल्डर का इतना फ़ायदा करा के दिया, और इतने घोटाले किए। या आज का घोटाला जो बाहर आया उससे कई गुना घोटाले उन्होंने किए। उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। आज जब कैग ने 2014 में माड़ा के ऊपर रिपोर्ट दी थी, तभी उन्होंने कहा था कि माड़ा को खुद को 1400 करोड़ का घाटा हुआ है। बाकी के बाहर की ज़मीन जो इन्होंने बेची, इसमें कितने पैसे कमाए रहेंगे, इसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज 672 लोग बाहर है, घर के बाहर है, बराबर है, और बाकी जो ज़मीनें बेचे उनके टावर रेडी हो गए। क्या आज तक का शासन प्रशासन सब सोता रहा? हम तो रोते रहे। हम तो हमेशा माड़ा के और कमेटी के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। आखिर में इसमें से राहत निकालने के लिए हम लोगों ने, जो यहाँ से विस्थापित हुए थे लोग, उनको इकट्ठा करके यहाँ पे जब आंदोलन किया, माड़ा के ऊपर जब निदर्शन मोर्चा लेके गए, मंत्रालय पे गए, उसके बाद में कई हमारी सुनवाई हुई है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों से लोग उम्मीदें रखते हैं कि वो सरकार में जब आएंगे तो ज़रूर एक मदद मिलेगी। आपकी पतराचाल थी, आपने बताया 26 जुलाई का जिक्र किया, तो ऐसे में ज़रूर आपने सोचा होगा कि मुझे एक अच्छा घर मिलेगा। तो ऐसे में वो घर नहीं मिल पाया, लेकिन एक घोटाले का जिक्र आया। उसके बाद से आपको क्या लगता है, और अभी किस तरीके से परिस्थिति है, हालात है, और क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो, बीच के दौरान हमको बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी थी। जब विस्थापित लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया, उस वक्त हम लोगों ने सुभाष देसाई साहब को कहा कि हमारे साथ, हमको साथ दो। तब उन्होंने हमारी सुनी, और हमारे आज तक पीछे। और ये जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उस जीत में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ये रहवासी थे जो कहीं ना कहीं आज भी उन्हें उनका आशियाना नहीं मिला है, लेकिन सरकार से उम्मीदें अभी भी है कि उन्हें घर ज़रूर मिलेगा, और वो अपने परिवार के साथ उस घर में जाएंगे, क्योंकि इतने वर्षों से, लगभग 75 वर्षों से वो इंतज़ार जो है वो लगभग आज भी है। अब देखना ये होगा कि इन्हें कितना इंसाफ मिल सकता है। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।